नगर निगम चुनाव को लेकर गरमाई सियासत। भाजपा ने उम्मीदवारों के लिए जारी की शर्तें। 65 साल से ज्यादा को नहीं मिलेगा टिकट। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर खत्म हुआ काउंटडाउन। कई महकमों में जल्द हो सकती है नियुक्तियां। पूरी हुई सरकार की तैयारी। 31,000 थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती के प्रस्ताव को मिली हरी झंडी। जल्द होगी रीट की परीक्षा। सरकार का बड़ा ऐलान। पीएम मोदी समेत मंत्रियों ने जारी किया अपनी संपत्ति का लेखा जोखा। 2 करोड़ 85 लाख रुपए की चल अचल संपत्तियों के मालिक हैं मोदी। और 3 महीने तक जारी नहीं होगी न्यूज चैनल्स के टीआरपी। बार्क ने लगाई रोक। टेक्निकल टीम करेगी जांच। नमस्कार। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के न्यूज बुलेटिन एट 7 PM में मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। राजस्थान के 3 शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगम के लिए चुनावी बिगुल के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच बीजेपी ने दावेदारों की पात्रता को लेकर अहम निर्णय लिया है। पार्षद का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए। साथ ही वार्ड बदलने की अनुमति भी नहीं होगी। वहीं विशेष परिस्थितियों में पार्टी की प्रदेश समन्वयक समिति निर्णय लेगी। साथ ही उम्मीदवार की आयु 65 साल से अधिक नहीं होगी। टिकट दावेदारों को ये सभी पात्रता पूरी करनी होगी और उसके बाद ही ये गुंजाइश होगी कि पार्टी उन्हें टिकट दे दे। भूपेंद्र सिंह यादव को आरपीएससी चेयरमैन बनाए जाने के बाद अब माना जा रहा है कि संवैधानिक पदों के राजनीतिक नियुक्तियों का काउंटडाउन भी खत्म हो गया है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 दर्जन संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों को हरी झंडी दे दी है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह कई बड़े और अहम संवैधानिक पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों को राज्यपाल की मंजूरी मिल जाए। आपको बता दें कि अभी राज्य मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, किसान आयोग, SC/ST आयोग, सूचना आयोग और निःशक्त जन आयोग जैसे अहम महकमों में संवैधानिक पद भरे जाने हैं। राजस्थान में लंबे वक्त से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना काल के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। वहीं इन पदों के लिए जल्द ही रीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर 2 साल तक परिवीक्षा काल में 881.61 करोड़ और इसके बाद 1717.40 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय भार आएगा। आज राजस्व दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्व विभाग की ऑनलाइन योजनाओं का शुभारंभ किया। कृषि ऋण पोर्टल के जरिए जयपुर की 17 तहसीलों के लिए ऑनलाइन योजना शुरू हुई है। ऑनलाइन योजना शुरू होने के बाद अब किसानों को आवेदन, म्यूटेशन और कर्ज लेने की कार्रवाई के लिए राजस्व कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से भी आज बड़ी खबर आई है। दरअसल अलवर जिला क्रिकेट संघ से ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी की संघ से विदाई हो गई। संघ के चुनाव में जितेंद्र गुप्ता नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि पवन गोयल फिर से सचिव चुने गए। आपको बता दें कि रुचिर मोदी के आरसीए से जुड़ने पर जमकर विवाद हुआ था और पिछले साल अक्टूबर में अलवर, नागौर और श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सिरोही के शिवगंज थाना इलाके में 45 घंटे के बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुएं से एक मजदूर की लाश बाहर निकाली जा सकी। जानकारी मुताबिक पंचदेवल में मंगलवार को एक कुएं की मरम्मत के दौरान वह ढह गया, जिसमें एक मजदूर दब गया। इसके बाद मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ की टीम ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यहां तक कि कुएं से 50 फीट पानी भी बाहर निकाला गया, जिसके बाद मजदूर की लाश कुएं से बाहर निकाली जा सकी। और आइए अब रुक करते हैं देश दुनिया की दूसरी अहम खबरों की तरफ। यूपी के हाथरस में कथित गैंगरेप केस और मौत के मामले में आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार ने अपील की है कि मामले का ट्रायल दिल्ली में हो। आपको बता दें कि हाथरस कांड में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज से कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यूपी में मामले की जांच और सुनवाई निष्पक्ष नहीं हो पाएगी, इसलिए इसे दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। यह ब्यौरा 31 मार्च 2020 तक का है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून तक की डिटेल सामने रखी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी
करीब 2,85,00,000 रुपए की चल अचल संपत्तियों के मालिक हैं। उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टर्म डिपॉजिट्स और सेविंग्स अकाउंट में जमा किया हुआ है। पिछले साल के मुकाबले उनकी चल संपत्ति 26.26% बढ़ी है। यह बढ़त वेतन से हुई बचत और फिक्स डिपॉजिट से मिले ब्याज को दोबारा निवेश करने से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दरअसल घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अब अपने सास ससुर के घर में रहने का अधिकार दिया गया है। आपको बता दें कि तरुण बत्रा मामले में 2 जजों की बेंच ने कहा था कि कानून में बेटियां अपने सास ससुर के स्वामित्व वाली संपत्ति में नहीं रह सकती है। कोर्ट ने कहा कि पति की अलग अलग संपत्ति में ही नहीं बल्कि साझा घर में भी बेटी का अधिकार है। अब 3 सदस्यीय पीठ ने तरुण बत्रा के फैसले को पलटते हुए 6-7 सवालों के जवाब दिए हैं। अभिनेता विवेक ओबराय के मुंबई स्थित घर पर कर्नाटक पुलिस ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स के मामले में विवेक ओबराय के साले आदित्य अल्वा की कथित रूप से ड्रग्स सप्लाई में संलिप्त होने के चलते छापेमारी की कार्रवाई की गई। आदित्य अल्वा पर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को कथित रूप से ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। विवेक ओबराय के साले आदित्य अल्वा कर्नाटक के पूर्व मंत्री जीवराज अल्वा के बेटे हैं, लेकिन आदित्य अल्वा अभी कर्नाटक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। न्यूज चैनलों की टीआरपी की लड़ाई स्टूडियो के बाद सड़कों और फिर पुलिस थानों और अदालत तक पहुंच गई, तो टीआरपी जारी करने वाली संस्था बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने भी सभी चैनलों के टीआरपी जारी करने पर रोक लगा दी है। बार्क ने कहा कि उसकी टेक्निकल टीम सभी बिंदुओं पर विचार कर टीआरपी आंकने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करेगी। बार्क के मुताबिक इसमें 8 से 12 सप्ताह का वक्त लग सकता है। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।